अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर ओ लेवल इस्लामियत इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ैद। तो भाई आज से हम अपना पहला टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं जो कि हमारी लाइव क्लासेस का पहला सेशन है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स जो बच्चे चाहते हैं कि पेपर में आ जाए। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान ईजीएस्ट टॉपिक्स, और भी टॉपिक्स हैं लेकिन ये वन ऑफ देम दोज टॉपिक्स हैं जो बच्चे चाहते हैं कि यार पेपर में आ जाए। अच्छा देखो, पढ़ाने का पहले मैं प्रोसेस बता दूं कि मैं किस तरह से अप्रोच है मेरी अप्रोच ये है कि मैं आपको स्टोरी फॉर्म में पढ़ाऊँगा इसको, लेकिन स्टोरी फॉर्म में ऐसे पढ़ाऊँगा कि इसके 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट, सेकंड स्टेज हज़रत अबू बकर के टाइम पे, और जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन इन द बुक फॉर्म। तो हम इन तीनों स्टेजेस पे पढ़ाएंगे आपको और तीनों स्टेजेस को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। पहले स्टेज की स्टोरी, देन उसके पॉइंटर्स, देन सेकंड स्टेज की स्टोरी, देन उसके पॉइंटर्स, फिर देन थर्ड स्टेज की स्टोरी एंड देन उसके पॉइंटर्स। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब इसको बहुत आराम से समझना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भागम दौड़ी नहीं है। आराम से इत्मीनान से, भले जितनी भी लंबी हमारी क्लास हो जाए कोई मसला नहीं। पार्ट बी इसके हम अलग से देखेंगे। पार्ट बी की बुकलेट भी अलग होगी हमारी नोट्स की, और आपको वर्कबुक भी मिलेगी जिसमें सारे क्वेश्चंस विद कोड्स एंड ऑल पास पेपर क्वेश्चन सब आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सो स्टेज नंबर वन की सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग भाई। स्टेज नंबर 1 वाज अबाउट प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग प्रॉफिट्स टाइम। प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग प्रॉफिट्स टाइम। प्रॉफिट के टाइम पे कुरान किस तरह से प्रिजर्व्ड हुआ। अब हम सबको पता है कि कुरान जो है वो अल्लाह पाक ने प्रॉफिट पे रिवील किया एंजल जिब्राइल के थ्रू, और ये रेवलेशंस 23 साल तक कंटिन्यू रही। मतलब कि 23 साल में कुरान डिफरेंट तरह से प्रॉफिट के ऊपर रिवील हुआ और कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, जब ये 23 साल पे रिवील हो गया और प्रॉफिट की लाइफ टाइम में रेवलेशन कंटिन्यूस थी, तो उस टाइम पे कोई ऐसा सूटेबल टाइम नहीं था कि प्रॉफिट जो है वो जो भी रेवलेशन आ रही हैं उनको कंपाइल कर लें। ठीक है, एक सिंगल बुक के अंदर। तो जब भी प्रॉफिट के ऊपर रेवलेशन आती थी वो उसको मेमोराइज़ करते थे इमीडिएटली और अपने कंपेनियंस को डिक्टेट कर देते थे कि भाई मेरे ऊपर ये रेवलेशन आई है, अल्लाह पाक ने कुरान के ये अल्फाज मुझ पे भेजे हैं और ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप भी इसको मेमोराइज़ कर लें। ठीक है, और इन स्क्राइब्स को, इन कंपेनियंस को हम स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 कैलिफ्स होते थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत उबई बिन काब और हज़रत खालिद बिन सईद और हज़रत साबित बिन कैस। ये जितने भी कंपेनियंस थे ये मेमोराइज़र्स थे, यानी कि जो भी प्रॉफिट के ऊपर रेवलेशन आती थी ये उसको मेमोराइज़ करते थे जब प्रॉफिट इनको डिक्टेट करते थे। ठीक है, तो जिस पे हज़रत ज़ैद बिन साबित का ही कहना था कि जब भी प्रॉफिट मुझे डिक्टेट करते थे वर्सेस, तो मैं फ़ौरन से उनको लिख लेता था और उनसे पहले रिसाइट कर लेता था, और अगर कोई करेक्शंस होती थी तो वो मैं उनसे पूछता था। तो होली प्रॉफिट ने अपने स्क्राइब्स को जो है इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि आप जो है वो सारी वर्सेस की एग्जैक्ट प्लेसमेंट रखेंगे रिस्पेक्टिव सूरास के साथ। ठीक है, कंपेनियंस कुरान को मेमोराइज़ करते थे, बहुत सारे हाफिज़ बन गए, हुफाज बन गए, और उनको इंटायरली कुरान अपनी मेमोरी से याद था। मतलब कोई बुक फॉर्म में कुरान नहीं था, जितने भी हुफाज थे सिर्फ उन्हीं को कुरान की आयतें याद थी और किसी को नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, कुरान उस टाइम पे तो देखो कोई हमारे पास इस तरह का कोई नोटेबिलिटी की ऐप नहीं होती थी, या गुड नोट्स की ऐप नहीं होती थी, या फ्लेक्सिल की ऐप नहीं होती थी, हाँ, और हमारे पास बुक्स नहीं होती थी, कॉपीज़ नहीं होती थी। तो उस टाइम पे कुरान किन चीज़ों पे लिखा गया? उस टाइम पे कुरान लिखा गया आपका पीसेस ऑफ लेदर के ऊपर, एनिमल्स की स्किन के ऊपर, फ्लैट स्टोन्स के ऊपर, वुड के ऊपर, पाम ब्रांचेस पे, और कैमल्स की शोल्डर की बोन्स तक पे भी कुरान को लिखा गया है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत लगी है कुरान को कंपाइल करने में, और कितनी मेहनत ये सहाबा जो है वो करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत करते थे। आज जो हमारी उम्मा इतनी स्टेबल है और आज जो हमें अल्लाह पाक ने रहमतें दी हैं वो उस पर कितनी मेहनत हुई है पीछे। तो इस तरह से कुरान को उस टाइम पे लिखा जाता था। अब रेवलेशन तो कंप्लीट हो ही नहीं थी, तो अब हुआ क्या कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो फिर कुरान की रेवलेशंस उस टाइम, अब जाहिर सी बात है कुरान तो मुकम्मल हो गया था प्रॉफिट पे, अब रेवलेशंस बंद हो गई। अच्छा, अब हुआ ये, अब आता है हमारा स्टेज नंबर 2।
तो उससे पहले जो हमने स्टेज नंबर 1 पढ़ा है, हम उसके पॉइंट्स लिखेंगे पहले। स्टेज नंबर 1 में हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले कि प्रॉफिट पे जब भी रेवलेशन आती थी तो प्रॉफिट क्या करते थे, उसको मेमोराइज़ कर लेते थे। प्रॉफिट मेमोराइज़ कर लेते थे उसको, इमिजिएटली मेमोराइज़ करते थे। एंड और क्या करते थे, डिक्टेट कर देते थे अपने कंपेनियंस को, एंड डिक्टेट टू देयर कंपेनियंस, डिक्टेट टू हिज कंपेनियंस। अच्छा, उनमें से कंपेनियंस के नाम कौन कौन भाई कंपेनियंस थे? सबसे मेन कंपेनियन हज़रत ज़ैद बिन साबित, ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन साबित। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। फिर हज़रत उबई बिन काब, हज़रत उबई बिन काब। उसके बाद हज़रत खालिद बिन सईद, हज़रत खालिद बिन सईद। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने आंसर में मिस नहीं कर सकते, तभी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये पॉइंट्स बैठ जाएं। हज़रत साबित बिन कैस, लास्ट वन, हज़रत साबित बिन कैस। ठीक हो गया भाई, ये थे 5 कंपेनियंस। अच्छा, अब होता क्या था उस टाइम पे कि जब प्रॉफिट अपने कंपेनियंस को डिक्टेट कर देते थे तो कंपेनियंस क्या कर लेते थे, कंपेनियंस मेमोराइज़ कर लेते थे और क्या बन गए, वो हुफ़ाज़ बन गए। ठीक है, कंपेनियंस मेमोराइज द कुरान, memorized the Quran and became हुफ़ाज़, यानी कि हाफिज़ बन गए वो। अच्छा, कुरान उस दौर में किन चीज़ों पे लिखा जाता था, आओ वो भी देखें। तो उस दौर में कुरान लिखा जाता था कैमल की शोल्डर बोन्स पे, कैमल की शोल्डर बोन्स पे लिखा जाता था। और किन चीज़ों पे लिखा जाता था भाई, फ्लैट स्टोन्स पे लिखा जाता था। ठीक हो गया भाई, लेदर के ऊपर लिखा जाता था। इन जितनी भी चीज़ों पे लिखा जाता था उनमें से 3 से 4 चीज़ें भी लिख दें तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाता है। लेदर पे लिखा जाता था, वुड पे लिखा जाता था, पाम ब्रांचेस पे लिखा जाता था। ठीक है भाई, इन चीज़ों पे कुरान लिखा जाता था उस टाइम के ऊपर। ठीक हो गया, जब ये हो गया तो उसके बाद जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद अब हमारा शुरू होता है स्टेज 2। उसके बाद क्या हुआ भाई, आओ ज़रा वो हम स्टोरी देखें। प्रॉफिट के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद रेवलेशन ख़त्म, अब कुरान की कोई रेवलेशन नहीं आ रही, कुरान कंप्लीट हो चुका है लेकिन बुक फॉर्म में अभी तक नहीं आया कुरान। ठीक है, अच्छा, अब हज़रत अबू बकर के दौर में, जब हज़रत अबू बकर का कैलिफ का दौर चल रहा था तो उस टाइम बैटल ऑफ यमामा हुई जिसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हुए। वो बैटल मुस्लिम्स हज़रत खालिद बिन वलीद के अंडर जीत तो गए लेकिन उसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ जो हैं वो शहीद हो गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक कंसर्न उठा मुस्लिम कम्युनिटी में कि भाई जब इतने सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए तो अब लोगों को कुरान बताएगा कौन और कौन उनको कुरान की तालीम देगा, क्योंकि सिर्फ हुफ़ाज़ को ही कुरान हिफ्ज़ था, उन्होंने याद किया हुआ था कुरान को और कुरान किसी बुक फॉर्म में तो था नहीं। तो हज़रत उमर ने क्या किया, हज़रत उमर ने कहा कि भाई अगर इसी तरह से और भी हुफ़ाज़ जो है वो शहीद होते गए तो फिर हमारे पास कोई रिलायबल कस्टडियन ऑफ कुरान नहीं बचेगा, यानी कि कोई ऐसा बंदा नहीं बचेगा जिसको कुरान की तालीम हो, जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ हो, और इसकी वजह से क्या होगा कि भाई हमारी उम्मा जो है वो भटक जाएगी। तो उन्होंने सजेस्ट किया हज़रत अबू बकर को, उन्होंने मशवरा दिया कि भाई हम लोग कुरान को बुक फॉर्म में लेके आते हैं। इस पे हज़रत अबू बकर का जवाब सुनिए ज़रा। हज़रत अबू बकर ने कहा कि जो चीज़ प्रॉफिट ने अपनी लाइफ में नहीं की वो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना, जो चीज़ प्रॉफिट ने अपनी लाइफ में नहीं की वो मैं कैसे कर लूँ, उसकी इजाज़त मुझे कैसे। लेकिन हज़रत उमर ने उनको समझाया कि आगे चल के हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है, उम्मा जो है वो ब्रेक हो सकती है, और जिस तरह से क्रिश्चियंस और ज्यूज़
का अलग अलग ब्रेक हो जाना होता है, इसी तरह से मुस्लिम उम्मा भी टूट जाएगी। उन्होंने बहुत समझाया और फिर क्या हुआ, हज़रत अबू बकर इस चीज़ पे राज़ी हो गए। फिर हज़रत अबू बकर ने मजलिस शुरा कंडक्ट की, यानी एक मजलिस बिठाई जिसमें उन्होंने इजमा किया कि भाई कुरान को हमें कंपाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब इजमा हुआ तो सब ने यही कहा कि हमें कुरान को कंपाइल करना चाहिए और सब ने यही उनको मशवरा दिया। फिर हज़रत अबू बकर ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, वो मान गए इस चीज़ के लिए। और किसको अपॉइंट किया, हज़रत ज़ैद बिन साबित को, जो कि प्रॉफिट के लाइफ टाइम पे भी मौजूद थे कुरान को मेमोराइज़ करने में और कुरान को याद करने में, कुरान को कंपाइल करने में। उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित को अपॉइंट किया। और क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन साबित ख़ुद एक हाफिज़ थे, लेकिन उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से लिया। बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट उन्होंने इस पर काम किया, बहुत मुश्किल से उन्होंने इस पर काम किया। और उन्होंने कुछ इस पर वो वेरिफिकेशंस लगा दी कि भाई ये पॉइंट्स होंगे तो ही हम इस कुरान की वर्स को अपनी बुक फॉर्म में शामिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी वो सुनो। उन्होंने सबसे पहले अपनी ख़ुद की मेमोरी से चेक किया कि ये जो भी कुरान की वर्सेस है क्या ये मेरी मेमोरी में है। फिर उन्होंने हज़रत उमर की मेमोरी से चेक किया उसको। फिर उनको 2 गवाह भी चाहिए थे कि वो टेस्टिफाई कर सकें कि जो वर्स है वो प्रॉफिट की प्रेजेंस के अंदर लिखी गई है। यानी कि उस टाइम पे जब फ्लैट स्टोन्स पे कैमल शोल्डर बोन्स पे जो वर्सेस लिखी जाती थी, उस टाइम के 2 गवाह होने चाहिए कि भाई उससे ये पता चले कि ये जो वर्स है ये प्रॉफिट की प्रेजेंस में लिखी हुई हो। अगर वो प्रॉफिट की प्रेजेंस में नहीं लिखी हुई, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने सारी वर्सेस को कंपेयर किया अपनी मेमोरी से, हज़रत उमर की मेमोरी से और वो 2 गवाहों से जो कि प्रॉफिट के टाइम पे मौजूद थे और उन्होंने गवाही दी कि भाई ये वर्स प्रॉफिट की प्रेजेंस में लिखी गई है। जब ये सारी चीज़ें कंपेयर हो गई और इस केयरफुल प्रोसेस के बाद फिर कुरान को प्रिजर्व कर लिया गया विदाउट एनी चेंजेस। जो चीज़ें जिस तरह प्रॉफिट पर रिवील हुई थी, जिस तरह हुफ़ाज़ ने याद की थी, उसी तरह कुरान को प्रिजर्व कर लिया गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। फिर इन वर्सेस को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया, यानी कि जिस ऑर्डर में वर्सेस को होना था, जिस ऑर्डर में अल्लाह पाक ने कुरान को रिवील किया, इन हुफ़ाज़ ने भी उसी ऑर्डर के अंदर वर्सेस को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद सूराज को सेपरेट शीट्स पे लिखा गया और उनको फाइनल सीक्वेंस में भी प्लेस नहीं किया गया था। जब सारे काम हो गए तो फिर उनको प्लेस किया गया और उन्होंने कंपाइलेशन को पर्सनली एग्जामिन किया, मतलब सही से एनालाइज़ किया कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, किसी करेक्शन की अगर ज़रूरत है तो वो हम देखें, और उसको अप्रूव किया। जब अप्रूव करने के बाद उसका नाम रखा मुशफ़, यानी कि जो बुक फॉर्म में कुरान आया उसका नाम रखा उन्होंने मुशफ़। अच्छा, ये सबसे पहले दी गई किसको, हज़रत अबू बकर को ये बुक फॉर्म दी गई। जब हज़रत अबू बकर इस दुनिया से चले गए तो हज़रत उमर के हाथ में आ गई, और जब हज़रत उमर भी इस दुनिया से चले गए तो ये उनकी बेटी और प्रॉफिट की वाइफ हज़रत हफ्सा के पास आ गई और इसका नाम रख दिया गया मुशफ़े हफ्सा। सो दिस वाज स्टेज 2। स्टेज 2 हमारा है क्या, आओ ज़रा अब इसके भी पॉइंटर्स लिखें। स्टेज 2 इज़ ऑल अबाउट preservation ड्यूरिंग हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर के दौर में किस तरह से कुरान प्रिजर्व हुआ था। चलो लेट्स सी। हज़रत अबू बकर के दौर में उस टाइम पे क्या हो रहा था, बैटल ऑफ यमामा चल रही थी। उस बैटल ऑफ यमामा के अंदर बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो रहे थे। ठीक है भाई, हुफ़ाज़ यहाँ पे शहीद हो रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हज़रत उमर को इस बात का कंसर्न हुआ कि अगर इसी तरह से हुफ़ाज़ डाइड यानी कि शहीद होते गए तो कुरान का कंसल्टेंट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कुरान का कोई भी कंसल्टेंट नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं होगा जो कुरान आगे के लोगों को डिक्टेट कर सके।
तो उन्होंने सजेस्ट किया हज़रत अबू बकर को कि भाई हम कुरान को कंपाइल करते हैं। हज़रत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? हाउ कैन आई डू समथिंग विच इज़ नॉट डन बाय प्रॉफिट? हाउ कैन आई डू समथिंग विच इज़ नॉट डन बाय प्रॉफिट? मैं ऐसा वो काम कैसे कर सकता हूँ जो प्रॉफिट ने अपनी लाइफ में नहीं किया? लेकिन फिर हज़रत उमर ने उनको समझाया कि अगर हमने कुरान को कंपाइल नहीं किया तो मुस्लिम उम्मा ब्रेक हो जाएगी, यानी कि मुस्लिम उम्मा भटक जाएगी अपने रास्ते से, तो इसका भी गुनाह होगा। तो फिर हज़रत अबू बकर ने वो इस बात पे राज़ी हो गए। राज़ी होने के बाद उन्होंने क्या किया? मजलिस शूरा बुलाई, एक मजलिस शूरा कंडक्ट की, जिसमें बहुत उस टाइम के उलमास को, उस टाइम के सहाबा को बिठाया, इजमा किया कि भाई क्या कुरान को कंपाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब ने कहा कि भाई करना चाहिए, सब ने अप्रूवल दे दी। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोज़ल को कि भाई हम कुरान को कंपाइल करेंगे। अच्छा, फिर कुरान को कंपाइल करने के लिए उन्होंने हेड किसको बनाया? हज़रत ज़ैद बिन साबित को, जो कि प्रॉफिट की लाइफ टाइम के ऊपर मौजूद थे। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, जो कि हज़रत ज़ैद बिन साबित की लाइफ टाइम में, हज़रत ज़ैद बिन साबित जो कि प्रॉफिट की लाइफ टाइम में मौजूद थे। और क्योंकि वो एक हुफ़ाज़ भी थे, उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ था, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन थे उस टाइम पे जो कुरान की कंपाइलेशन में वर्क करें। उन्होंने क्या किया कि भाई बहुत केयरफुली इस प्रोसेस को कैरी आउट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है कुछ वेरिफिकेशंस लगाई। सबसे पहले उन्होंने चेक किया अपनी ख़ुद की मेमोरी से, ठीक है भाई, अपनी ख़ुद की मेमोरी से चेक किया। फिर उन्होंने चेक किया हज़रत उमर की मेमोरी से, ठीक है, फिर हज़रत उमर की मेमोरी से चेक किया। फिर क्या किया उन्होंने? प्रॉफिट के टाइम से 2 विटनेसेस लिए और ये मेक श्योर किया कि वर्सेस उनकी मौजूदगी में लिखी गई हों, ठीक है, वर्सेस रिटन इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो भी वर्सेस वो कंपाइल कर रहे हैं, ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉफिट की प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में लिखी गई हों। अगर उनकी मौजूदगी में नहीं लिखी गई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक हो गया भाई? ये उन्होंने 3 चेक्स लगाए। इन 3 चेक्स को लगाने के बाद उन्होंने इन सब चीज़ों को कंपेयर किया कि भाई मेरी मेमोरी से मैच करना चाहिए, हज़रत उमर की मेमोरी से मैच करना चाहिए और प्रॉफिट की प्रेजेंस में लिखी हुई होनी चाहिए, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने एक और मेन पॉइंट, सूरास को स्प्रेडशीट्स पे लिखा। सूरास वर रिटन ऑन स्प्रेडशीट्स, ठीक है, सूरास को स्प्रेडशीट्स में लिखा। फिर जो है ऑर्डर के अंदर अरेंज किया कुरान को, जिस ऑर्डर में उसको अरेंज होना था उसके अंदर अरेंज करने के बाद उन्होंने कुरान को बुक फॉर्म में कंपाइल कर लिया। जब बुक फॉर्म में कंपाइल कर लिया तो उसका नाम क्या रखा? मुशफ़, ठीक है। मुशफ़ नाम रख के किसको हैंड ओवर किया? हज़रत अबू बकर को हैंड ओवर किया। जब हज़रत अबू बकर इस दुनिया से चले गए तो फिर वो किसके पास आया? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गया। और जब वो भी इस दुनिया से चले गए तो फिर उनकी बेटी हज़रत हफ्सा, जो कि प्रॉफिट की वाइफ भी थी, उनके पास आया और क्या नाम रख दिया गया उसका? मुशफ़ हफ्सा, ठीक है भाई, मुशफ़ हफ्सा नाम हो गया। और ये हमारा स्टेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स स्टेज नंबर 3
अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है लिखने का यहाँ पे, ठीक है। स्टेज नंबर 3 वाज हज़रत उस्मान की लाइफ टाइम में स्टैंडर्डाइजेशन हुई थी, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है भाई, स्टैंडर्डाइजेशन हुई। तो अब ये कैसे हुई? अच्छा, उस टाइम पे हज़रत उस्मान के टाइम पे तकरीबन अरब कॉन्कर हो चुका था। जब अरब कॉन्कर हो चुका तो अब इस्लाम बहुत सारे रीजन्स में जो है वो स्प्रेड होता गया, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। अब मसला ये आया रिसाइटेशन और प्रोनाउंसिएशन ऑफ कुरान के अंदर, कि जब इमाम कुरान पढ़ के सुना रहा है नमाज के दौरान, और जब इमाम ने नमाज़ कंप्लीट कर ली तो कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा कि ये कुरान की वर्सेस गलत हैं। उन्होंने इसको गलत क्यों कहा? कि वो उनकी लैंग्वेज में नहीं थी, मतलब वो अलग अलग लैंग्वेजेस में थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला उठ गया कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा तो लोग तो फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे, फ़िरक़ावारियत हो जाएगी जैसे ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस की है, और कुरान चेंज हो जाएगा इस तरह। तो फिर क्या हुआ कि फिर हज़रत उस्मान ने एक स्टेप उठाया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अब कुरान को एक प्रॉपर डायलेक्ट में लेके आना होगा जो कि प्रॉफिट के टाइम पे था, ठीक है, जो कि प्रॉफिट की लैंग्वेज में था, जो प्रॉफिट के ऊपर आया था, हमें उसी डायलेक्ट में लेके आना होगा, ठीक है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमन और हज़रत अनस ने ये डिसएग्रीमेंट्स जो है वो देखे मुस्लिम उम्मा के दरमियान, और फ़ौरन हज़रत उस्मान को बताया और हज़रत उस्मान ने इस पर स्टेप लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंसेस ज़्यादातर अर्मीनिया और अज़रबैजान के एरियाज़ में आ रहे थे। अब क्योंकि कुरान एक डिफरेंट हर उसकी लैंग्वेज में अलग अलग था, एक नेटिव लैंग्वेज नहीं थी कुरान की, तो इसलिए ये वाले मसले आ रहे थे। अब हज़रत उस्मान ने क्या किया कि भाई मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड रहे। उन्होंने क्या किया, हज़रत ज़ैद बिन साबित जो कि प्रॉफिट की लाइफ टाइम पे भी थे, जो कि हज़रत अबू बकर की लाइफ टाइम पे भी थे, और अब हज़रत उस्मान की लाइफ टाइम पे भी, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि भाई आप जल्दी से कुरान को स्टैंडर्डाइज़ कर दें, ठीक है, स्टैंडर्डाइज़ कर दें ताकि कुरान एक ही लैंग्वेज में आ जाए और कोई डिफरेंसेस ना हो। तो क्या किया कि हज़रत उस्मान ने हज़रत हफ्सा से मुशफ़ हफ्सा मंगवाया जो कि बुक फॉर्म ऑफ कुरान थी, और हज़रत ज़ैद बिन साबित के अंदर एक कमेटी बना दी, ठीक है। अब उस कमेटी में कौन कौन लोग थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अल आस, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस, और हज़रत उस्मान ने इस कमेटी को इंस्ट्रक्ट किया कि ये कुरैश ट्राइब का डायलेक्ट फ़ॉलो करें, क्योंकि प्रॉफिट भी कुरैश से बिलोंग करते थे। तो जब प्रॉफिट कुरैश से बिलोंग करते थे तो अब डायलेक्ट ऑफ कुरान भी कुरैश से ही होगा, ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉफिट ने जो है ये अपनी लाइफ में बोला था कि कुरान 7 डायलेक्ट्स में रिवील हुआ है, लेकिन प्रॉफिट क्योंकि कुरैश के डायलेक्ट में थे तो हज़रत उस्मान ने डिसाइड किया कि कुरान जो है वो उनकी कुरैश के डायलेक्ट के अंदर ही स्टैंडर्डाइज होगा। तो अब क्या किया गया भाई, एक अथॉरिटिव कॉपी बनाई गई डायलेक्ट ऑफ कुरैश के अंदर, ठीक है, जो कि प्रॉफिट की ट्राइब थी, ठीक है। हज़रत ज़ैद ने केयरफुली कंपेयर किया नई कॉपी को मुशफ़ हफ्सा से ताकि एक्यूरेसी इंश्योर रहे, और कंप्लीट करने के बाद हज़रत उस्मान ने पर्सनली चेक किया, फ़ाइनल वर्जन को अप्रूव किया, और सेवरल कॉपीज़ जो कि बहुत सारी कॉपीज़ थी स्टैंडर्डाइज कुरान की, उनको डिफरेंट प्रोविंसेस में भेजा गया जिसमें मक्का, सीरिया, बसरा और कुफा भी मौजूद था। उन्होंने ये ऑर्डर किया कि बाकी जितनी भी कॉपीज़ हैं उनको जला दिया जाए या उनको वॉश कर दिया जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कुरान एक ही डायलेक्ट के अंदर रहे। इस सर्विस की वजह से उनको जामी अल कुरान भी कहा जाता है, और दिस वाज स्टेज नंबर 3 कि भाई कुरान स्टैंडर्डाइज कैसे हुआ, ठीक है भाई। ये था हमारा स्टेज नंबर 3। आओ ज़रा इसके पॉइंट्स नोट करें और उसी में हम साथ साथ चीज़ों को याद भी करें। अब स्टैंडर्डाइजेशन हुई क्यों, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे कि भाई इसलिए हुई कि भाई डिफरेंसेस आ रहे थे रिसाइटेशन ऑफ कुरान के अंदर, ठीक है, डिफरेंसेस आ रहे थे रिसाइटेशन ऑफ कुरान के अंदर, क्योंकि कुरान एक लैंग्वेज के अंदर नहीं था, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी। ख़तरा क्या था इससे कि भाई मुस्लिम उम्मा जो है वो क्या हो जाएगी, फ़िरका वारियत हो जाएगी, ठीक है, मुस्लिम उम्मा ब्रेक हो जाएगी अगर ऐसा ही रहा तो। अच्छा, ये भी बताना ज़रूरी है कि किसने इसको ऑब्ज़र्व किया, तो हम ये भी लिखेंगे कि हज़रत
हुज़ैफ़ा बिन यमन और हज़रत अनस ने जो है वो हज़रत उस्मान को इसके बारे में बताया। हज़रत हुज़ैफ़ा एंड हज़रत अनस ने इस बारे में किसको बताया? हज़रत उस्मान को बताया। ठीक है, जब हज़रत उस्मान को बताया तो हज़रत उस्मान ने फ़ौरन इस पे स्टेप लिया मुस्लिम उम्मा को यूनाइट रखने के लिए, मुस्लिम उम्मा को कि वो मुस्लिम उम्मा भटक ना जाए अपने रास्ते से। उन्होंने फ़ौरन से किसको कॉल किया? उन्होंने फ़ौरन से हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाया और उनसे ये कहा कि भाई आप जल्दी से जल्दी कुरान को एक डायलेक्ट के अंदर लेके आ जाएं और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर दें। और फिर उन्होंने मुशफ़ हफ्सा हज़रत हफ्सा से मंगवाई और एक कमेटी बना दी हज़रत ज़ैद बिन साबित के अंदर। अब उस कमेटी के अंदर कौन कौन था वो भी देख लो मेरे साथ। उस कमेटी के अंदर आपके हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मौजूद थे उस कमेटी के अंदर। और कौन कौन था भाई? और हज़रत सईद बिन अल आस, ठीक है भाई, हज़रत सईद बिन अल आस मौजूद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान मौजूद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस मौजूद थे। ठीक है, अगर आप दो का भी नाम लिखते हैं अपने आंसर में तो इट्स इनफ। ठीक हो गया भाई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन नाम मेंशन करना अच्छी बात है, ज़रूरी है, बल्कि मार्किंग स्कीम जो है वो कुछ ना कुछ नाम मेंशंस करती है। अच्छा, अब इस कमेटी को हज़रत उस्मान ने क्या इंस्ट्रक्ट किया कि भाई कुरान जो है वो कौन सी डायलेक्ट में होना चाहिए? डायलेक्ट ऑफ कुरैश में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग करते थे कुरैश ट्राइब से। तो कुरान कौन से डायलेक्ट में होना चाहिए? कुरैश के डायलेक्ट में होना चाहिए। और कुरान रिवील कितने डायलेक्ट में हुआ था? 7 डिफरेंट डायलेक्ट्स में कुरान रिवील हुआ था। ये प्रॉफिट की हदीस है, प्रॉफिट की सेइंग है। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे तो डायलेक्ट ऑफ कुरैश के अंदर कुरान को जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। फिर अथॉरिटिव कॉपी बनाई गई इस डायलेक्ट की, और हज़रत ज़ैद ने क्या किया कि कंपेयर किया न्यू कॉपी को मुशफ़ हफ्सा से। ठीक है, ये भी लिख लो, ये भी लिखना ज़रूरी है कि कंपेयर किया गया मुशफ़ हफ्सा से नई कॉपी को, कंपेयर्ड विथ मुशफ़ हफ्सा, मुशफ़ हफ्सा से कंपेयर किया गया नई कॉपी को। और उसके बाद जितनी भी बाकी पुरानी कॉपीज़ थी, ठीक है, ऑल ओल्ड कॉपीज़, इनको क्या कर दिया गया? जला दिया गया, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ऑल ओल्ड कॉपीज़ बर्न्ड या फिर वॉश्ड। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि मुस्लिम उम्मा में कन्फ्यूजन ना हो कि कुरान किस लैंग्वेज में हमने पढ़ना है। तो इस वजह से सारी ओल्ड कॉपीज़ को बर्न्ड कर दिया गया, वॉश कर दिया गया, और कुरान को एक ही तरह से रिसाइट किया जा सकता है, वो है अरबिक लैंग्वेज, जो कि प्रॉफिट के कुरैश डायलेक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है भाई, सो दिस वाज योर स्टेज नंबर 3। अच्छा, हज़रत उस्मान की इस सर्विस की वजह से उनको क्या कहा जाता है, ये भी अपने आंसर में लिखना, मेंशन करना ज़रूरी है। जामी अल कुरान। ठीक है भाई, जामी उल कुरान हज़रत उस्मान का टाइटल है इस सर्विस की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमसे पेपर में इस टॉपिक को कैसे टेस्ट किया जाएगा। पेपर के अंदर आपसे इस टॉपिक को ऐसे टेस्ट किया जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, आपसे सवाल दिया, राइट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान इन द फॉर्म ऑफ द मुशफ़ हेल्ड बाय हफ्सा। अब हेल्ड बाय हफ्सा की बात हो रही है, तो इसमें आप स्टेज नंबर 3 इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप स्टेज नंबर 3 इंक्लूड करोगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके अंदर आपका स्टेज 1 जो कि प्रॉफिट की लाइफ टाइम होगी, एंड स्टेज 2, ये दोनों लिखने होंगे। सिर्फ स्टेज 2 नहीं आएगा, स्टेज 1 भी आएगा, क्योंकि हेल्ड बाय हफ्सा तक पूछा है, इसका मतलब शुरू से लेके हेल्ड बाय हफ्सा तक पूछा है आपसे। तो इस आंसर में स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2 आएगा।
अच्छा, अब ये देख लो, अब ये वाला सवाल कितने कितने बार हमसे पूछा गया है। ये वाला सवाल हमसे बहुत दफ़ा पूछा गया है। जून 2024 में पूछा गया, नवंबर 22 में पूछा गया, 2017, 14, 2010, 2019 में पूछा गया आपसे कि डिस्क्राइब द वे द कुरान वॉज compiled and standardized into one book. Write about the ways in which the Quran was compiled and preserved after the Holy Prophet's demise. The Quran has been preserved in writing for over 1400 years. Give an account of the way in which compiled इन दी ईयर्स। और मतलब ये जितने भी सवाल है इसका एक ही आंसर होगा। ये सारे सवाल एक साथ लिखने का मकसद ये है कि इनका एक ही आंसर होगा। अच्छा, अब गौर से सुनना मेरी बात। इसमें आपका आना तो स्टेज नंबर 2 एंड 3 है, क्योंकि आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पूछा है, बिफोर द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा इसमें। तो स्टेज 2 एंड 3 आना है। लेकिन एग्जामिनर चचा को थोड़ी सी परेशानी है। वो ये चाहते हैं कि आप इसमें स्टेज 1 भी लिखें। तो स्टेज 1 कैसे लिखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड मेंशन करें स्टेज 1 का। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं लिखें, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मेंशन कर देंगे। प्रॉफिट पे रेवलेशन होती थी, किस तरह से लिखा जाता था, बस ये थोड़ी थोड़ी बहुत बातें लिख के अपना बैकग्राउंड मेंशन कर दें